नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी सरकार के इरादों की वजह से और उन इरादों के बाई प्रोडक्ट की वजह से इस देश की जनसंख्या को 300 करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि इस देश के अंदर जहां जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करने वाले राज्य हैं, जो फैमिली प्लानिंग के मामले को बहुत शानदार तरीके से एड्रेस करने वाले राज्य हैं, जिन्होंने वाकई अपने राज्य में काफी हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल को, जनसंख्या नियंत्रण के एजेंडे को सफलता के साथ लागू किया है, वो इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने पर विवश हो रहे हैं। और याद रखिए, विपक्षी ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के बेहद करीबी, सत्ता के साथ गलबहिया कर बैठे हुए दल भी इस मामले में बोल रहे हैं। सबको अपनी राजनीतिक ताकत के खत्म हो जाने का एहसास है, और ये एहसास सरकार की नीयत से पैदा हो रहा है, सरकार के एजेंडे से पैदा हो रहा है। और इस देश के अंदर आप जानते हैं कि सभी राज्यों की जो ताकत होती है, दिल्ली में जो उनकी धमक होती है, वो किस चीज से तय होती है? वो सांसदों की संख्या जो वो दिल्ली भेजते हैं, उनके राज्य को जो लोकसभा में और राज्यसभा में अलॉटेड सीटें हैं, उससे तय होती है। उत्तर प्रदेश को 80 सांसद मिलते हैं, उनकी जनसंख्या भी बड़ी है, और 80 सांसदों के बूते उत्तर प्रदेश की धमक सबसे ज्यादा होती है। तमिलनाडु को 39 सांसद मिलते हैं, बिहार को 40 मिलते हैं, महाराष्ट्र को 48 मिलते हैं लोकसभा में, और उनकी ताकत के बूते तय होता है कि इन राज्यों की दिल्ली में कितनी चलेगी। और इन ताकत को सरकार के द्वारा, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा एक बेहतरीन तरीके से एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में ढाला गया है। एक अनुपात दिया गया है राज्यों को, और उस अनुपात के साथ छेड़छाड़ करने की जो तैयारी है, जो उसके खतरे हैं, क्या वो इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा बन जाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है, और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लोगों से, एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने एक विमर्श शुरू कर दिया है कि राज्य में लोग 16-16 बच्चे पैदा करें। यहां तो किसी खास समुदाय और खास धर्म को जोड़ करके देखते हैं, एक खास विचारधारा के लोग, लेकिन वहां तो एनडीए के सहयोगी दल, एनडीए की सरकार जिनकी बैसाखी पर टिकी है, वो खुद कह रहे हैं कि 16 बच्चे पैदा करें। और मामला इतने पर ही नहीं रुका, इंडिया अलायंस के एक बेहद मजबूत घटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी चंद्रबाबू नायडू वाली बात दोहरा दी है और कहा है कि राज्य की दंपति 16-16 बच्चे पैदा करें। लेकिन ये बात उन्होंने कही क्यों है? दरअसल इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के वो कथित इरादे जिम्मेदार हैं, और उन इरादों से देश की एकता और अखंडता किस स्वरूप में रहेगी, वो परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, जिस वजह से जनसंख्या नियंत्रण के मामले को बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल करने वाले राज्य भी अब अपनी नीति से उलट जाकर बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। हालात क्या हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां क्या हैं, और कानूनी प्रावधान क्या है, इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। भारत की संसद में 543 सीटें हैं। 542 सीटें 1971 के बाद जो परिसीमन हुआ उस पर तय हुई, और एक सीट सिक्किम के विलय के साथ भारत में बढ़ा दी गई। 543 सीटें हैं, 272 पर बहुमत का आंकड़ा होता है। और भारत का जो मूल संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को इस देश ने स्वीकार किया, वो ये कहता है कि 550 से ज्यादा सीटें भारत की संसद में नहीं हो सकती, यानी 550 की सीलिंग लगा रखी है। तीसरा तथ्य इसमें यह है कि राज्यों को जो सीटों की संख्या दी गई है, मसलन केरल को 20, यूपी को 80, बिहार को 40, तमिलनाडु को 39, आंध्र को 25, महाराष्ट्र को 48, राजस्थान को 25, वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर नियत कर दिया गया कि उनके अनुपात में उन्हें सीटें दी गई। 1971 के बाद जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इस देश में बनी, 81 की जनगणना, उसके बाद आप देखें 1991 की जनगणना, 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना, और 2021 में तो मोदी जी ने जनगणना कराने की जहमत ही नहीं उठाई। 130 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। अब उस जनगणना में साफ दिखा कि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा किया, और उत्तर के राज्य इस मामले में अच्छा नहीं कर पाए।
लेकिन जब जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन होता है तो क्या राज्यों का अनुपात मोदी सरकार तोड़ देगी? संसद में सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं लोग, और सीटें बढ़ाने के लिए नई संसद भवन भी बनाई गई है, क्योंकि पुरानी संसद में 543 से ज्यादा लोग लोकसभा में बैठेंगे तो जगह कैसे बनेगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सीटें बढ़ेंगी तो किस अनुपात में बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी तो क्या 71 वाला जो अनुपात है, यानी राज्यों को जो दिया गया कोटा है, जो 71 के बाद 74 के बाद 2008 के परिसीमन में भी जिसे तोड़ा नहीं गया, उसी कोटे का पालन किया गया, क्या वो कोटा तोड़ दिया जाएगा? नए सिरे से कोटा तय किया जाएगा? और स्वाभाविक है, जब नए सिरे से कोटा तय किया जाएगा तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन किया है उनकी राजनीतिक ताकत घटेगी, और जिन राज्यों ने खराब प्रदर्शन किया है उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। मसलन उत्तर प्रदेश में हो सकता है 80 की जगह 120 सीटें हो जाए, और वहीं केरल में 20 की जगह, कायदे से उस अनुपात से तो 30 होनी चाहिए। जब 1.5 गुना यूपी में बढ़ी तो 1.5 गुना केरल में भी बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या केरल में 20 की जगह 22 ही किया जाएगा? यानी दिल्ली में उसकी ताकत को घटा दिया जाएगा, और सिर्फ इसलिए घटा दिया जाएगा क्योंकि उस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो क्या उसकी राजनीतिक अहमियत को घटाकर उस राज्य को सजा दी जाएगी? ये आशंका अब कुछ राज्यों में और उन राज्यों में घर करने लगी है जिन राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल के, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर बेहतरीन तरीके से काम किया गया। कानूनी पहलू इसमें 2-3 है। आशंकाएं अपनी जगह है, उन पे भी आएंगे, लेकिन कानूनी पहलू 2-3 है। पहला ये 550 की सीलिंग तोड़ने के लिए कि 550 से ज्यादा सांसद लोकसभा में चुने जाएं, उससे ज्यादा सीटें बने, यह सिर्फ संसद के संशोधन से नहीं होना है। संसद संविधान संशोधन कर 550 की संख्या को आगे बढ़ाए, सिर्फ उससे नहीं होना है। इसके लिए राज्यों से भी, देश में जितने राज्यों में विधानसभा है, पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 31 राज्य है, यानी कम से कम आधे यानी 16 राज्यों की विधानसभा से भी इसे पारित होना चाहिए। 550 तक की लिमिट में 543 से 548 कर दिया जाए, कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। पहले भी देखें, पहली लोकसभा में 489 सीटें थी 1952 में जो चुनाव हुआ, और 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें 543 सीटें थी। उसके बाद से 543 पर है, यानी 550 से कम ही थी। नई सरकार इसको 700 750 के आसपास ले जाना चाहती है, और इसके पीछे जो मंशा बताई जा रही है वो ये है कि संसद का गणित इस प्रकार से निर्धारित कर दिया जाए कि हिंदी भाषी भारत, यानी जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, उस राज्य के बूते ही बहुमत का आंकड़ा छू लिया जाए। अब आप देख सकते हैं, हिंदी भाषी राज्य प्लस गुजरात, क्या आंकड़ा है। मध्य प्रदेश की 29 सीट भाजपा जीत रही है। इसके पहले 28 जीती, उसके पहले 27 जीती, और 1996 से हर लोकसभा चुनाव में भाजपा ही बढ़त पर रहती है। राजस्थान में 25-0, 25-0, और फिर इस बार 14 सीटें, यानी अभी भी बढ़त है। गुजरात में 26-26 और इस बार 25, लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति। छत्तीसगढ़ में कई चुनाव से यही हो रहा है, कभी 9 कभी 10, भारतीय जनता पार्टी वहां की 11 सीटों में जीत रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार थोड़ा मामला गड़बड़ाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 73 सीटें, फिर 64 सीटें, यह बीजेपी ने अपने अलायंस के साथ हासिल किया। अब सवाल उठता है कि क्या इसी के बूते दक्षिण राज्यों को दरकिनार कर बहुमत का आंकड़ा छूने की तैयारी है? यही डर एम.के. स्टालिन को सता रहा है, यही डर चंद्रबाबू नायडू को सता रहा है कि राज्य में जनसंख्या नहीं होगी तो अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। और इस तरह की बातें अब शुरू हो गई है। इस देश में जनसंख्या का दबाव वैसे ही बहुत है, 140 करोड़ से ऊपर का देश है। पूरे देश पर अगर देखें तो प्रति एकड़ 1 एकड़ की भी लैंड होल्डिंग बची नहीं है। प्रति व्यक्ति 1 एकड़ जमीन भी प्रति व्यक्ति बची नहीं है। और इस परिस्थिति में अगर जनगणना हो, इस जनसंख्या बढ़ती है तो देश कहां जाएगा? महिला आरक्षण का मामला आपने देखा कि महिला आरक्षण नए परिसीमन के बाद दिया जाएगा,
और नए परिसीमन में सीट बढ़ाने की मंशा से नई संसद भवन का निर्माण। और परिसीमन के पेज को भी समझिए। भारतीय संविधान यह कहता है कि परिसीमन आयोग की सिफारिशों को यानी एक बार यदि 550 से ऊपर बढ़ाने के लिए संसद और राज्य की विधानसभाओं ने मंजूरी दे दी और उसके बाद परिसीमन हो गया तो परिसीमन आयोग की सिफारिशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी वहां हाथ पहले ही बंधे हुए हैं। परिसीमन में सीटें बढ़ गई और दक्षिण के राज्यों को घाटा हो गया, उनकी कोई सुनेगा नहीं। या जिन राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया जनसंख्या नियंत्रण में, उनकी कोई सुनेगा नहीं। और इसके बाद की परिस्थिति जो होगी, उसके बाद की परिस्थिति में संसद में बहुमत क्या 2/3 बहुमत का आंकड़ा भी आसान हो जाएगा। जनगणना 21 में क्यों नहीं कराई गई, घोषित कारण क्या थे और उसके पीछे की वजह क्या थी, अब जरा इसे भी जान लीजिए। 2007-8 में जो परिसीमन हुआ उसको जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन ने कराया, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। उस परिसीमन आयोग की सिफारिशों में कहा गया कि अगला परिसीमन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना पर होगा। अब कोरोना का बहाना लेकर 2021 की जनगणना को क्यों टाला गया, अब इसे समझते हैं। बहुत आसान सी चीज है। 21 में यदि जनगणना हो जाती तो अगली जनगणना 2031 में होती, यानी 2026 के बाद के परिसीमन के लिए 2031 की जनगणना का इंतजार करना पड़ता और तब जाकर 31 की जनगणना का आंकड़ा आता, फिर परिसीमन आयोग गठित होता। परिसीमन होते होते 2035-36 आ जाता। मोदी सरकार ने लूप होल क्या निकाला है, जो कह नहीं रही है सरकार, सिर्फ कोरोना के नाम पर जनगणना टाल दी। कोशिश दरअसल यह है कि परिसीमन आयोग के प्रावधानों से सरकार बंधी हुई है। 26 के बाद की पहली जनगणना पर परिसीमन होना है तो 31 तक का इंतजार न कर जनगणना 27 में ही करा दी जाए। 27 में जनगणना कराकर 27 में ही परिसीमन आयोग गठित कर दिया जाए और 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो नए परिसीमन के आधार पर कराया जाए। यही वो डर है और यही पूरा खेल है जिस वजह से इस देश में जनगणना नहीं कराई गई। सामने से कोई सरकार कुछ भी कहे, लेकिन मंशा को देख करके सब समझ में आता है। महिला आरक्षण दिया जाता है, लेकिन लागू कब होगा, परिसीमन के बाद। इतना बड़ा पोस्ट डेटेड चेक कोई देता है क्या? मैं, आप या हमारे दर्शकों में से कोई भी, इस देश का कोई भी नागरिक कोई ऐसा चेक काटता है किसी बैंक में जाकर, जिसमें चेक काट के किसी को दे दिया जाए कि अमुक व्यक्ति को मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं, लेकिन इस चेक को भुनाने का अधिकारी वो होगा 2040 के बाद? ऐसा चेक आपने काटते हुए देखा है? महिला आरक्षण के मुद्दे पर वही चेक काटा गया। आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलाया गया, महिला आरक्षण किया गया और उसके बाद उसे भविष्य के ऊपर छोड़ दिया गया। तो जनगणना टालना कोरोना का बहाना लेकर, लेकिन मंशा कुछ और। परिसीमन आयोग को जनगणना के तत्काल बाद गठित करना और वो जनगणना 21 की 27 में कराने की कवायद, और दक्षिण के राज्यों की ताकत को जनसंख्या कम होने की वजह से कंट्रोल करना। इन सब के पीछे का खेल एमके स्टालिन समझ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं। हो सकता है कि सिद्धारमैया और पिनराई विजयन भी समझ जाए, हो सकता है कि महाराष्ट्र के आने वाले मुख्यमंत्री भी समझ जाए। यूपी, बिहार, जिन राज्यों में तेजी से जनसंख्या बढ़ी, यूपी की अभी नया सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी उम्मीद है 1000 से ऊपर होगी। बिहार की भी 1200 से ऊपर होगी। लेकिन जिन राज्यों की 200, 300, 400 है प्रति स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या, उन राज्यों को राजनीतिक तौर पर सजा देने के लिए यदि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का इस्तेमाल होगा तो स्वाभाविक है कि दक्षिण के राज्य या जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है वो इसी तरह के बोल बोलेंगे। और जब इस तरह का बोल एक बार निकलेगा, 140 करोड़ के लोगों की हालत यह है कि प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से कम है। अगर ये जनसंख्या 250-300 करोड़ पहुंच जाती है तो इसके पीछे एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता।
दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोगों के इरादे और नीयत को जिम्मेदार माना जाएगा। तो क्या उसी की तैयारी हो रही है? देखते जाइए। देश की एकता और अखंडता बहुत शिद्दत से और बहुत ज्यादा सदियों के प्रयासों से तय होती है। देश का मिजाज सदियों के प्रयासों से एक होता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में डोसा नहीं बिकता था और दक्षिण भारत में रोटी नहीं खाई जाती थी, लेकिन अब छोटे छोटे कस्बों में मसाला डोसा भी बिकता है। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी रोटी खाई जाती है, लिट्टी चोखा खाया जाता है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है। इस देश के अंदर कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो घंटा बजाने से और उसके साथ साथ लाल लाल फीता बांध करके घूमने से और जय श्री राम करने से नहीं आती है। भगवान राम के लिए अलग से श्रद्धा है लोगों में, उसका स्थान अपनी जगह है। दरअसल इस देश में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के उदय के काफी पहले इस देश में आ चुका है। जब भंगड़ा भी तमिलनाडु पहुंचा और भरतनाट्यम भी बिहार और पंजाब पहुंचा है, तब जाकर के इस देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आया है, मसाला डोसा के साथ आया है। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और लिट्टी चोखा के साथ आया है। और उस पूरी संस्कृति को, उस पूरी कवायद को सिर्फ परिसीमन के पीछे के कुत्सित इरादों के साथ यदि कोई सरकार छिन्न भिन्न करना चाहती है, तो जनसंख्या वृद्धि को रोक पाना इस देश में, यूं कहें जनसंख्या विस्फोट को रोक पाना किसी के लिए आसान काम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।